भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली की कहानी शुरू होती है 12वीं सदी के अंत में, जब नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम इन्वेडर्स की जीत हो गई थी। इससे पहले 11वीं और 12वीं सदी में दिल्ली में तोमर राजपूतों का शासन था और यही वो समय था जब दिल्ली पहल सेंटर ऑफ पावर बनकर सामने आई। इसके बाद 1180 में तोमर राजपूतों को चौहान वंश के राजपूतों ने हरा दिया और दिल्ली पर अपना शासन कायम कर लिया। इसी बीच 1175 ईस्वी में गजनी का सुल्तान मोहम्मद गोरी भारत आया। मोहम्मद गोरी का भारत आने का मकसद था अपनी सल्तनत का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना और भारत में अपनी हुकूमत कायम करना। मोहम्मद गोरी का ये भारत अभियान 1175 में शुरू होता है। 1175 से लेकर 1194 तक उसने भारत में कई हमले किए। उसने मुल्तान, लाहौर, पेशावर और सिंध जैसे राज्यों को जीतकर भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया। जब मोहम्मद गोरी अपने इस विजय अभियान में आगे बढ़ रहा था और भारत में उसका साम्राज्य फैलता जा रहा था, तब आगे चलकर उसका सामना दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान से हुआ। गोरी को अपने इस अभियान में सबसे बड़ी टक्कर पृथ्वीराज चौहान से मिली। 1191 में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज और गोरी की सेना आमने सामने थी। इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी की हार हुई और मोहम्मद गोरी भी मरते मरते बचा और वो बड़ी मुश्किल से गजनी वापस लौट पाया। मोहम्मद गोरी की इस हार ने उसे भारत पर एक और हमला करने का मौका दिया। गजनी पहुंचने पर उसने युद्ध के लिए फिर से तैयारी की और 1192 में तराइन के उसी मैदान में एक बार फिर से पृथ्वीराज और गोरी की सेना आमने सामने थी। इस युद्ध को तराइन की दूसरी लड़ाई के रूप में याद किया जाता है। वैसे तो मोहम्मद गोरी की सेना पृथ्वीराज की सेना से कम थी, लेकिन इस बार वो दोगुनी तैयारी के साथ भारत वापस आया था। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तराइन की ये दूसरी लड़ाई भारत के इतिहास के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, या यूं कहें कि ये लड़ाई भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़ थी। इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी की जीत के बाद भारत में पहली बार मुस्लिम शासन कायम हो गया। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखने लायक है। मोहम्मद गोरी ही वो सुल्तान थे जिनको भारत में मुस्लिम शासन लागू करने का क्रेडिट दिया जाता है। गोरी से पहले भी भारत में मुस्लिम इन्वेडर्स आ चुके थे, लेकिन वो भारत में मुस्लिम राज कायम नहीं कर पाए। मोहम्मद गोरी भारत में परमानेंट सेटलमेंट बनाने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद से भारत में हिंदू राज्यों का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। भारत के हिंदू राजाओं के बीच एकता न होना मोहम्मद गोरी की कामयाबी का एक बड़ा कारण था। मोहम्मद गोरी के इन सक्सेसफुल हमलों ने और भी विदेशी हमलावरों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए, या यूं कहें कि मोहम्मद गोरी की कामयाबी ने और भी तुर्क इन्वेडर्स को भारत की तरफ आमंत्रित किया। गोरी द्वारा भारत में लागू किया गया ये मुस्लिम शासन आगे चलकर कई शताब्दियों तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर कायम रहा। मोहम्मद गोरी का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए उसने अपने सबसे वफादार गुलाम और सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की सत्ता सौंपी और वो खुद गजनी वापस लौट गया। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी मृत्यु तक दिल्ली के सुल्तान के रूप में दिल्ली पर राज करता रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहली मुस्लिम डायनेस्टी की स्थापना की, जिसे स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश कहा जाता है, और यहीं से भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना और शुरुआत होती है। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में पहली मुस्लिम डायनेस्टी के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी फाउंडर माना जाता है। ये दिल्ली सल्तनत भारत में 326 सालों तक कायम रही और इसमें आगे चलकर 5 वंश हुए: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन 5 डायनेस्टीज को मिलाकर ही दिल्ली सल्तनत बनती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद दिल्ली अब एक ऐसी राजधानी बन चुकी थी जिसका कंट्रोल इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैल चुका था। अभी हमने जाना था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। इसे गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश में हुए 3 बड़े सुल्तान अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में गुलाम रह चुके थे।
इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इस वंश का दूसरा बड़ा शासक इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इस वंश का तीसरा बड़ा शासक बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। इसीलिए ये राजवंश गुलाम वंश कहलाता है। गुलाम वंश के सभी शासक तुर्क थे। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान के एक नामचीन परिवार में हुआ था, लेकिन वो बचपन में ही अपने परिवार से बिछड़ गया और उसे गुलाम के रूप में बाजार में बेच दिया गया। ऐबक बचपन से ही काफी होनहार लड़का था। एक व्यापारी उसे गुलाम के रूप में बेचने के लिए गजनी ले गया। वहां मोहम्मद गोरी ने उसे खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुणों से गोरी को काफी प्रभावित किया और वो धीरे धीरे मोहम्मद गोरी का सबसे खास और वफादार दास बन गया। वो अपनी काबिलियत के दम पर धीरे धीरे एक पद से दूसरे पद पर जा पहुंचा और ऐसे करते करते ही वो दिल्ली की गद्दी तक पहुंच गया और दिल्ली का सुल्तान बन गया। ऐबक को भारत में 2 प्रसिद्ध इमारतें बनवाने का क्रेडिट दिया जाता है। ऐबक की बनवाई पहली इमारत है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और दूसरी इमारत है कुतुब मीनार। ये दोनों इमारतें दिल्ली के महरौली में मौजूद हैं। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद ऐबक के बेटे आराम शाह को हिंदुस्तान का सुल्तान घोषित किया गया, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाया और महज 1 साल बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम रह चुके इल्तुतमिश ने उसे युद्ध में पराजित कर दिया और इस तरह 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश का जन्म तुर्कों के इल्बरी कबीले में हुआ था। इल्तुतमिश बचपन से ही काफी सुंदर और होनहार लड़का था। इसी वजह से उसके पिता उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। इस बात से इल्तुतमिश के भाइयों को उससे ईर्ष्या होने लगी और एक दिन वे लोग उसे घर से बहका कर ले गए और बुखारा जाने वाले घोड़ों के सौदागर के हाथों उसे बेच दिया। इसके बाद इल्तुतमिश को कई बार बेचा गया और यही करते करते वो दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली में उसे आखिरी बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा। कुतुबुद्दीन ऐबक के अभियानों और लड़ाइयों में इल्तुतमिश भी अब उसके साथ जाने लगा। ऐबक के अभियानों में इल्तुतमिश ने गजब का पराक्रम दिखाया। इससे खुश होकर ऐबक ने उसे गुलामी से मुक्त कर दिया और उसे अपने खास व्यक्तियों में शुमार कर लिया। इसके बाद इल्तुतमिश को सल्तनत में ऊंचे पद मिलने लगे, यहाँ तक कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश के साथ कर दी और उसे बदायूं का गवर्नर बना दिया। इस तरह एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचते पहुंचते इल्तुतमिश गुलाम से सुल्तान बन गया। गुलाम वंश का तीसरा और अंतिम बड़ा सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का जन्म इल्तुतमिश की तरह तुर्कों के इल्बरी कबीले में हुआ था। बचपन में ही बलबन को मंगोलों ने पकड़ लिया और वे उसे गजनी ले गए, जहां उसे एक नामचीन व्यक्ति ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया गया। ख्वाजा बलबन की प्रतिभा से काफी प्रभावित हुआ और उसने बलबन को शिक्षा दिलवाकर उसे काबिल और सभ्य व्यक्ति बना दिया। इसके बाद वो उसे दिल्ली ले गया, जहां सन 1232 में इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया। बलबन अपनी प्रतिभा से सुल्तान और सल्तनत के लोगों का विश्वास जीतकर एक पद से दूसरे पद पर जा पहुंचा और आखिरकार खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया। बलबन ने 1266 से लेकर 1287 तक 21 साल हुकूमत की। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पोता कैकुबाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने खिलजी वंश के एक अफगानी सैनिक जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बना लिया। जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद की हत्या करवा दी और खुद सुल्तान बन गया। इस तरह गुलाम वंश का अंत हुआ और खिलजी वंश की शुरुआत हुई। जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना, उस वक्त उसकी उम्र 70 साल थी। इसीलिए वो सिर्फ 6 साल तक ही शासन कर पाया और उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन गया। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने ये विचार दिया कि शासन जनता के समर्थन से चलना चाहिए, और क्योंकि भारत में हिंदू आबादी ज़्यादा है, इसीलिए भारत को इस्लामिक राज्य बनाना ठीक नहीं। जलालुद्दीन ने बलबन द्वारा बनाए गए कड़े नियमों को भी हटा दिया
बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उन नियमों को फिर से लागू कर दिया। अलाउद्दीन के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की सीमाएं उत्तर भारत को पार कर दूर दूर तक फैल चुकी थी। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद 1-2 साल में ही खिलजी वंश बिखर गया और उसका अंत हो गया, और इस तरह दिल्ली में एक नए वंश की शुरुआत हुई जिसे तुगलक वंश कहा जाता है। तुगलक वंश ने दिल्ली पर 1320 से लेकर 1413 तक राज किया। इस वंश का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। वो बुनियादी रूप से तुर्क भारतीय था, यानी उसके पिता तुर्किस्तान से थे और उसकी माँ हिंदू थी। गयासुद्दीन ने 5 साल तक दिल्ली पर राज किया। उसने दिल्ली के पास एक नया शहर बसाया जिसे तुगलकाबाद कहा जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि गयासुद्दीन के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता की हत्या कर दी और दिल्ली की गद्दी को हथिया लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 26 सालों तक दिल्ली पर राज किया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हुई। उसका उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक बना, जो कि तुगलक वंश का आखिरी बड़ा सुल्तान था। फिरोज शाह की मृत्यु के बाद उसके वंशजों के बीच दिल्ली की सत्ता के लिए संघर्ष होने लगा। ये वो दौर था जब दिल्ली पर राज करने की पकड़ काफी कमजोर हो चुकी थी। इसी मौके का फायदा उठाया समरकंद के सुल्तान तैमूर लंग ने। तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर हमला बोल दिया। तैमूर के हमलों ने दिल्ली सल्तनत को हिला कर रख दिया। तैमूर की भारत पर राज करने की ख्वाहिश नहीं थी, इसीलिए उसने दिल्ली को जमकर लूटा और 5 दिनों तक उसकी सेनाओं ने भयंकर नरसंहार किया। इस तरह दिल्ली में लूटपाट और मारकाट करने के बाद वो समरकंद वापस लौट गया। इसके बाद तुगलक वंश का अंत हुआ और दिल्ली में एक नया राजवंश आया जिसे सैयद वंश कहा जाता है। सैयद वंश के सुल्तान भी तुर्क ही थे। ये एक बेहद छोटी डायनेस्टी थी जिसका शासनकाल महज 30-35 सालों में ही समाप्त हो गया। सैयद वंश के शासनकाल के बारे में बेहद कम ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। 1451 में ये वंश भी खत्म हो गया। इसके बाद शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत के 5वें और आखिरी वंश की, जिसे लोधी वंश कहा जाता है। लोधी वंश के सुल्तान अफगानी थे। लोधी वंश की नींव बहलोल खान लोधी ने 1451 में डाली थी। वो लोधी वंश का पहला सुल्तान बना जिसने दिल्ली पर राज किया। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा और सिकंदर लोधी के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोधी 1517 में दिल्ली का सुल्तान बना। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान साबित हुआ। 1526 में उज़्बेकिस्तान से आए मुगल हमलावर बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी। इब्राहिम लोधी की मृत्यु के साथ ही भारत में 300 सालों तक कायम रहने वाली दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और एक नए एम्पायर की शुरुआत हुई जिसे मुगल एम्पायर कहा जाता है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। ये सुल्तान शब्द जो है ये राजा और बादशाह शब्द का सिनोनिम नहीं है, बल्कि सुल्तान एक उपाधि थी जो सिर्फ तुर्की के मुस्लिम शासकों को दी जाती थी। यही कारण है कि आप देखते हो कि किसी भी मुगल बादशाह के लिए सुल्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सुल्तान शब्द सिर्फ उन्हीं मुस्लिम राजाओं के नाम के साथ लगता है जो तुर्की और अफगान ओरिजिन के थे। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।